नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार ध्रुव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गुरूर से। आइए मैं आपको बीए भाग 2 प्रथम प्रश्न पत्र विषय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन इकाई प्रथम में अरस्तू के दास्ता संबंधी सिद्धांत पर अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में आज हम अरस्तू के दास्ता सिद्धांत का अर्थ, दास्ता का औचित्य, दास्ता के प्रकार और आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। अरस्तू का दास्ता संबंधी सिद्धांत। यूनानी समाज का प्रमुख आधार दास प्रथा रही है। दास प्रथा यूनानी नगर राज्यों की प्रमुख विशेषता और आवश्यकता भी थी। व्यक्तिगत आधार पर यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी हुआ करते थे। वे इन दासों की सहायता से ही अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते आ रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से भोजन, वस्त्र, अचल संपत्ति आदि आते हैं। यूनानी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अवकाश के समय में या कुछ समय निकालकर अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दायित्वों का पालन करते थे। प्लेटो के द्वारा जब रिपब्लिक की रचना की गई थी, उस समय वह दास प्रथा के ऊपर पूरी तरह से मौन रहते, इस पर अपना किसी प्रकार से विचार व्यक्त नहीं करते। लेकिन जब वह अपनी दूसरी पुस्तक लॉज की रचना करता है, तब वह दास प्रथा को कुछ हद तक मान्यता देने का प्रयास जरूर करता है। यूनान में सोफिस्ट विचारक इस प्रथा का बहुत विरोध करते रहे हैं। वे इस प्रथा को एक अमानवीय प्रथा मानते हैं। सोफिस्ट विचारक तथा एंटीफोन ने दास प्रथा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया, तो यूनान में दास प्रथा का प्रचलन नहीं होना चाहिए। लेकिन अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमुख प्रतिपादक था, साथ ही साथ वह एक व्यवहारिक बुद्धिजीवी भी था। इसलिए अरस्तु यूनान का एक सच्चा प्रतिनिधि होने के कारण और खुद भी अनेक दासों का स्वामी होने के कारण यूनान में दास प्रथा का समर्थन किया है। यदि अरस्तु यही ऐसा नहीं करता तो निश्चित रूप से यूनानी सभ्यता का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता या खतरे में पड़ सकता था। अरस्तु के दास सिद्धांत के पश्चात अरस्तु के दास्ता के का संबंधी अर्थ। अरस्तु दास्ता के संदर्भ में ये कहता है कि जो व्यक्ति स्वभाव से अपना नहीं है लेकिन वह दूसरों का है, वह दास है। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति स्वभाव से अपना नहीं है लेकिन वह दूसरों का है, वह दास होता है। अरस्तु कहता है कि परिवार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार की संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ये सजीव और निर्जीव संसाधन जो होते हैं उसे ही वह संपत्ति कहता है। अरस्तु संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया है। पहला सजीव संपत्ति जिसमें दास आते हैं, दूसरा निर्जीव संपत्ति जिसमें भूमि, घर, अचल संपत्ति आदि आते हैं। अरस्तु मानता है कि सजीव संपत्ति में दास होते हैं। दास जो होते हैं वे पारिवारिक संपत्ति होते हैं और परिवार के सदस्य भी होते हैं। परिवार के सदस्य के रूप में वे अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं और परिवार की सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वे सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु के द्वारा दास्ता का अर्थ को प्रतिपादित किया गया। दास्ता का औचित्य, उसका समर्थन। अरस्तु के द्वारा दास प्रथा का समर्थन निम्नांकित आधारों पर किया गया, जिसमें पहला है दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा प्राकृतिक है और यह सभी तरफ स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अरस्तु कहता है कि जो उत्कृष्ट व्यक्ति होता है वह कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर, या जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर अपना शासन करता है। तो विषमता जो होती है वह प्रकृति में सभी तरफ विद्यमान होती है। अरस्तु कहता है कि असमानता प्रकृति का नियम है, और जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें
एक समान रूप से योग्यता नहीं होती, उसमें बुद्धि नहीं होती, उसमें गुण भी नहीं होते, उसमें विषमता होती। दास जो होते हैं वे प्राकृतिक असमानता के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। कुछ लोग और जो बुद्धिहीन और अयोग्य व्यक्ति होते हैं वे केवल दास बनने के योग्य होते हैं। और इसके विपरीत अरस्तु यह कहता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं स्वामी बनने के योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो है दास प्रथा को प्राकृतिक माना है और अपने तर्कों को भी पुष्ट करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। अरस्तु अपने औचित्य समर्थन करते दास प्रथा का समर्थन करते हुए दूसरा तर्क देता है कि दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा जो होती है वह स्वामी और दासों दोनों के लिए उतना ही उपयोगी होता है, क्योंकि और इसे सहज ठहराते हुए अरस्तु कहता है कि स्वामी को अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए राज्य के आवश्यकता के अनुरूप राज्य कार्य करने होते हैं, अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करना होता है और इस प्रकार के दायित्वों के निर्वाह करने के लिए उन्हें अवकाश की आवश्यकता होती है, विश्राम की आवश्यकता होती है। और यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त होता है जब दास उनकी आर्थिक और घरेलू कार्यों को संपन्न करने में शारीरिक श्रम करते हैं। ये दास प्रथा जिस रूप में स्वामियों के लिए उपयुक्त है उसी रूप में वह दासों के लिए भी उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इस अवधि में दास जो होते वे अपने स्वामी के सानिध्य में होते जिसमें बुद्धिहीन होने के साथ साथ उनके वे अपने स्वामी के आज्ञाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं और उनके सानिध्य में रहने के परिणाम स्वरूप उनमें आत्म गुण का विकास होता है, विवेक का विकास होता है, बौद्धिक गुणों का विकास होता है। तो इस आधार पर दास प्रथा को अरस्तु ने जो है दोनों के लिए उपयुक्त माना है। दासता का समर्थन करते हुए तीसरा तर्क अरस्तु देता है कि दासता नैतिक है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा निश्चित रूप से नैतिक आधार पर भी उपयुक्त मानता है, क्योंकि स्वामी और दासों के बीच में काफ़ी हद तक के नैतिक आधार पर भी बहुत सारे अंतर होते हैं। जो स्वामी होते हैं वे बुद्धिमान होते हैं और दास जो होते हैं बुद्धिहीन होते हैं। और इस स्थिति में जब स्वामी अपने दासों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, उनके साथ दया का भाव प्रदर्शित करता है और उसके पश्चात दास जो होते हैं उनकी दास जो है उनकी आज्ञाओं के अनुरूप दायित्वों का निर्वाह करता है, तो इस आधार पर भी नैतिक रूप से जो है दासता उचित मानता है। चौथा समर्थन करते हुए तर्क देता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु मानता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व के लिए दास प्रथा उपयुक्त मानता है, क्योंकि इस अवधि में यह बतलाया गया है कि अरस्तु के समय में यूनान और संपूर्ण यूनानी नगर राज्यों में दास प्रथा पूरी तरह से प्रचलित थी और वहाँ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी दास प्रथा ही रही। और इस दौरान यदि दास प्रथा को यदि छोड़ दिया जाता या उसे त्याग दिया जाता तो निश्चित रूप से इसके यूनानी नगर राज्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते थे और वहाँ की शक्ति संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकती थी और इसका दुष्परिणाम यूनानी नगर राज्यों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था के रूप में उपस्थित होने का खतरा भी यहाँ पर उपस्थित हो गया था। दास प्रथा के औचित्य का या उसका समर्थन को देखने के पश्चात अरस्तु ने दास प्रथा के प्रकारों पर भी चर्चा किया है। अरस्तु ने दासता को दो प्रकार बतला है। पहला स्वाभाविक दासता और दूसरा है वैधानिक दासता। अरस्तु स्वाभाविक दास उन्हें मानता है जो जन्म से ही अयोग्य होते हैं, अकुशल होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वे स्वाभाविक दास होते हैं। वैधानिक दास अरस्तु ने उन्हें माना है जब दो राष्ट्रों के बीच मध्य में युद्ध होता है और युद्ध में पराजित राष्ट्र के सैनिकों को युद्धबंदी बनाया जाता है, तब उन्हें दास बनाया जा सकता है और ऐसे ही दास जो है वैधानिक दास या कानूनी दास कहलाते हैं। लेकिन अरस्तु यहाँ पर एक बात को कहता है कि यदि यूनान का दूसरे राज्यों के साथ युद्ध होता है और उस युद्ध में यूनान
अगर पराजित होता है तो उस स्थिति में भी यूनान के नागरिकों को बंदी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यूनान के व्यक्ति जो होते हैं दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, सबसे बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी और बुद्धिमान होने की वजह से उन्हें दास कभी भी नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार के विचार जो अरस्तु के द्वारा यहाँ प्रतिपादित किए गए। दास प्रथा के बारे में अरस्तु के मानवीय पक्ष, तो अरस्तु के द्वारा दासता के प्रकार को बतलाने के पश्चात उन्होंने दास प्रथा के संबंध में मानवीय पक्षों को भी अपना यहाँ रखा है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा प्राकृतिक है, न कि वह वंशानुगत है। तो इस आधार पर दासों के संतान भी बुद्धिवान हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं, और स्वामी के संतान जो होंगे बुद्धिहीन और अयोग्य हो सकते हैं। तो उस स्थिति में यदि दास की संतान बुद्धिमान होगी तो उसे दासता के बंधनों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरा मानवीय पक्ष देते हुए अरस्तु कहते हैं कि स्वामी को कभी भी दासों के साथ अमानवीय और क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमेशा स्नेह का भाव रखना चाहिए, दया का भाव दिखलाना चाहिए। तीसरा पक्ष देते हुए अरस्तु कहता है कि स्वामी को अपने मृत्यु के समय उनके अधीनता में जो दास होते हैं उन्हें दासता के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दास प्रथा के ऊपर अरस्तु अपने मानवीय पक्ष को भी रखता है। अरस्तु की दासता संबंधी सिद्धांत की आलोचना। मानवीय पक्ष, अरस्तु के मानवीय पक्ष को जानने के पश्चात अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत की आलोचना के अंतर्गत जो है विचारकों के, राजनीति विज्ञान के विचारकों के द्वारा जो है अरस्तु के दास प्रथा की भी आलोचना की गई है। उसे आलोचना के प्रमुख आधार के रूप में पहला है दास प्रथा अप्राकृतिक है। विचारकों का मानना है कि अरस्तु के द्वारा जो दास प्रथा प्रतिपादित की गई निश्चित रूप से वह अप्राकृतिक है, प्रकृति के नियम के सर्वथा विपरीत है। इस प्रथा को प्रतिपादित करने के लिए अरस्तु ने जो संपूर्ण समाज को दो वर्गों में बांटा है, बुद्धिवान और बुद्धिहीन, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो इसी आधार पर उन्होंने इस दो समूह में बांटा है, और दो समूह में बांटने के पश्चात उनकी व्याख्या करता है। तो निश्चित रूप से विचारकों के द्वारा जो है इस प्रथा की आलोचना की गई। दूसरा आलोचना का आधार मानव समूह का विभाजन संभव नहीं। आलोचक यह कहते हैं कि अरस्तु के द्वारा दास प्रथा के संदर्भ में मानव समुदाय का दो वर्गों में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, दास और स्वामी भी जो विभाजन किया गया है उनका विभाजन करना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा कोई पैमाना नहीं बना है जिसके आधार पर व्यक्तियों की योग्यता, उनकी क्षमता या उनकी बुद्धि का आकलन ठीक आकलन किया जा सके और उन्हें अलग अलग वर्गों में या श्रेणियों में विभाजित किया जा सके। तीसरा आलोचना का आधार विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। अरस्तु कहता है कि अरस्तु के द्वारा जो प्रतिपादित दासता संबंधी सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं है। यदि कुछ समय के लिए मानव समूह को द्वारा यह मान भी लिया जाए कि मनुष्यों में विभाजन करना संभव है, तब भी यह काफ़ी कठिन और दुष्कर कार्य है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो एक विशेष व्यक्ति को इन दोनों वर्गों में से किस वर्ग में रखा जाएगा, यह मुश्किल कार्य होता है। और अरस्तु के द्वारा इस संदर्भ में एक विचार प्रतिपादित किया गया है जिसमें वह कहता है कि प्रकृति जो होती है स्वस्थ शरीर और पुष्ट शरीर, स्वस्थ और मजबूत शरीर जो होता है वह केवल दासों को ही प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ दुर्बल शरीर लेकिन मजबूत मस्तिष्क केवल स्वामी को प्रदान करता है। तो इस प्रकार के विचार जो है अरस्तु को दिए गए हैं जिसे उचित नहीं माना जा सकता। चौथा आलोचना का आधार है विरोधाभास से परिपूर्ण धारणा। आलोचक कहते हैं कि अरस्तु के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है निश्चित रूप से उसमें काफ़ी विरोधाभास प्रतीत होता है। अरस्तु एक और कहता है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्यों को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है, लेकिन वह दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों को अर्थात दासों को जो है श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति से पूरी तरह से वंचित कर दिया। वह एक ओर कहता है कि दासता प्राकृतिक होती है और दूसरी ओर वह यह तर्क देता है कि दासों को कुछ समय के पश्चात या उनमें बुद्धि या विवेक का विकास होता है तो उस स्थिति में दासता के बंधनों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अरस्तु के सिद्धांतों में विरोधाभास पूरी तरह से देखने में आती है। पांचवा कारण जो है जाति अहंकार का प्रतीक।
इसमें यह बतलाया गया कि अरस्तु के द्वारा जो दास प्रथा संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उस समय आलोचकों के द्वारा यह माना जाता है कि इस समय जातिगत अभिमान और जाति अहंकार से ओतप्रोत होने के कारण अरस्तु के द्वारा जो है दास प्रथा का समर्थन किया गया, जो निश्चित रूप से अव्यवहारिक प्रतीत होती है। छठवां आलोचना का आधार है अलोकतांत्रिक सिद्धांत। अरस्तु के द्वारा जो दास प्रथा संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह निश्चित रूप से एक अलोकतांत्रिक सिद्धांत है। इसे वर्तमान समय में कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि दास प्रथा के अंतर्गत जो राज्यों की जो आवश्यक विषय वस्तु होती है जिसमें समानता और स्वतंत्रता, इनकी पूरी तरह से अरस्तु के द्वारा जो है अवहेलना की गई है। और यूनानी नगर राज्यों में दासों को जो है किसी प्रकार की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन आधुनिक राज्यों में लोकतंत्र के जो प्रमुख आधार स्तंभ होते हैं स्वतंत्रता और समानता, इसके तहत वह किसी भी वर्ग का हो, उसकी स्थिति कैसी भी हो, वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप, अपने विवेक के अनुरूप किसी भी कार्य को कर सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता, सक्षम होता है। तो इस आधार पर भी जो है अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु के द्वारा जो दासता संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारे विरोधाभास से वह परिपूर्ण सिद्धांत है। वर्तमान में लोकतांत्रिक राज्यों में इस प्रकार की प्रथाओं के लिए निश्चित रूप से कोई स्थान नहीं है। फिर भी अरस्तु ने अपने तात्कालिक समय में यूनान में ऐसी प्रथा पर अरस्तु के तात्कालिक समय में ऐसी प्रथा प्रचलित रही है, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने दास प्रथा संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और संपूर्ण समाज को दो वर्गों में उन्होंने बांटा था, जिसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। वर्तमान समय में यह सिद्धांत पूरी तरह से अप्रासंगिक है और अव्यवहारिक है। इसे किसी भी रूप में प्रचलन में नहीं लाया जा सकता। यह सिद्धांत पूर्णतः मानवीय मूल्यों के विपरीत है। ऐसे मनुष्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे द्वारा भाग 2 विषय राजनीति विज्ञान साहित्य भवन प्रकाशन, जिसके रचयिता पुखराज जैन है, का उपयोग किया गया है। अंत में मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।